जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार और की 63वीं वीडियो बनाकर इसके 133 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 64वीं वीडियो बनाकर इसके 134 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये विधिक पाठ्यांश आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार पर बात करेंगे। बता दें कि यह विधिक पाठ्यांश आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 134 के तहत। अनुच्छेद 134 के अनुसार उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील तब हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति को पलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो, या जब उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला निकालकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय प्रमाणित कर सकता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है, बशर्ते कुछ प्रावधान और शर्तें लागू हों। अनुच्छेद 134 यह अनिवार्य करता है कि उच्च न्यायालय को किसी निर्णय के तुरंत बाद स्वयं ही या पीड़ित पक्ष के मौखिक आवेदन पर यह तय करना होगा कि अपील के लिए प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए या नहीं। यह भी निर्दिष्ट है कि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील सुनने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है। चलो आओ पहले सुनते हैं 134 अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। वह 1 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी यदि उच्च न्यायालय ने क अपील में किसी अभियुक्त को दोषमुक्त करने के आदेश को उलट दिया हो और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, या ख अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को अपने समक्ष विचारण के लिए मंगवा लिया हो और ऐसे विचारण में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, या ग अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है, बशर्ते कि उपखंड के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन होगी जो अनुच्छेद 115 के खंड 1 के अधीन उस निमित्त बनाए जा सकते हैं और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो उच्च न्यायालय स्थापित या अपेक्षित कर सकता है। 2 संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की किसी आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध अपीलों पर विचार करने और सुनवाई करने की कोई अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जा सकती हैं। 2 134 का सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 132 के खंड I या अनुच्छेद 133 के खंड बटा या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित या जारी करते समय का यदि वह ऐसा करना उचित समझे स्वप्रेरणा से कर सकता है, और ख यदि व्यथित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश के पारित होने या किए जाने के तुरंत बाद, ऐसे पारित होने या किए जाने के तुरंत बाद ये प्रश्न अवधारित करेगा कि क्या अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या यथास्थिति अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र उस मामले के संबंध में दिया जा सकता है। अब सुनते हैं अनुच्छेद पर चर्चा। अभिवादन। आज हम संविधान की गलियों में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। जी। हमारा विषय है आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे और कब की जा सकती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर गंभीर आपराधिक मामलों के फैसलों के बाद उठता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हमारे सामने स्रोत के तौर पर हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 134 ए के प्रावधान। जी हाँ। आज की हमारी इस कह सकते हैं कि गहन चर्चा का मकसद इन कानूनी इबारतों को खोलकर समझना है। हाँ, इनको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कौन से दरवाजे सुप्रीम कोर्ट की ओर खुलते हैं और उनकी चाबियां क्या हैं। सही। पहली नजर में ये अनुच्छेद थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, शब्दों का जाल सा लगता कभी-कभी। हाँ, कानूनी भाषा थोड़ी जटिल हो सकती है। लेकिन ये नियम हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ का हिस्सा हैं, खासकर जब किसी की आजादी या जिंदगी दांव पर हो। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इन प्रावधानों के परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनमें छिपा क्या है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 134 एक से। यही वो बुनियाद है जो तय करता है कि हाईकोर्ट के किसी आपराधिक फैसले, सजा या अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कब हो सकती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 134 एक मुख्य रूप से 3 आप कह सकती हैं अलग अलग परिस्थितियां बताता है जिनमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। 3 परिस्थितियां? जी, इनमें से 2 तो ऐसी हैं जहां अपील का अधिकार लगभग अपने आप मिल जाता है, खासकर उन मामलों में जहां सजा सबसे गंभीर है, मतलब मृत्युदंड। हाँ, पहली स्थिति जो उपखंड ए में बताई गई है वो तो काफी सीधी लगती है। हाँ। इसमें कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी अपील में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया हो और अभियुक्त को मौत की सजा सुना दी हो। सही। मतलब नीचे की कोर्ट ने कहा आप निर्दोष हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील सुनी और कहा नहीं, आप दोषी हैं और सजाएं मौत दे दी। सही पकड़ा। यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है फैसले का। आप सोचिए, पूरी तरह उलट जाना। हाँ, बिल्कुल उलट। और वो भी सबसे गंभीर सजा के साथ। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे पहले निर्दोष पाया गया था, अब उसे उसी मामले में मृत्युदंड मिल रहा है। ये न्याय की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने ये जरूरी समझा कि ऐसे असाधारण मामले में देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा एक और समीक्षा का अवसर जरूर मिलना चाहिए। सही बात। ये सीधे तौर पर जीवन के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए यहाँ अपील का अधिकार एक तरह से स्वतः मिल जाता है, बिना हाईकोर्ट की इजाजत के। ये वाकई गंभीर स्थिति है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का प्रावधान होना, हाँ, बहुत तार्किक लगता है। जी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्थिति पर, यानी उपखंड बी। ये भी मौत की सजा से जुड़ा है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है ना? हाँ, थोड़ा अलग है। इसमें बरी करने के फैसले को पलटने की बात नहीं है। नहीं, इसमें वो बात नहीं है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है और सच कहूं तो कम देखने को मिलती है। अच्छा। हाँ, उपखंड बी तब लागू होता है जब हाईकोर्ट किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी अदालत से, मतलब नीचे की कोर्ट से, अपने पास मंगा लेता है। अपने पास मतलब ट्रांसफर कर लेता है। जी, केस को निचली अदालत से सीधे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। फिर हाईकोर्ट उस मामले की सुनवाई खुद करता है, लगभग एक ट्रायल कोर्ट की तरह। अरे! हाँ, और उस सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाता है और मौत की सजा सुनाता है। अच्छा, तो मतलब हाईकोर्ट खुद ही पहली बार मामले की सुनवाई करके किसी को दोषी ठहरा रहा है और सीधे मौत की सजा दे रहा है। जी हाँ। ये तो सामान्य प्रक्रिया से काफी अलग है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि हाईकोर्ट का किसी मामले को निचली अदालत से खींचकर खुद सुनना और फिर पहली ही सुनवाई में मौत की सजा देना, ये अपने आप में इशारा करता है कि मामला शायद असाधारण रूप से गंभीर था या उसमें कानून के बेहद पेचीदा सवाल शामिल थे। हाँ, हो सकता है। या हो सकता है कि निचली अदालत में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर कोई गंभीर चिंता रही हो। कारण चाहे जो भी हो, जब हाई कोर्ट इस तरह सीधे मामले को अपने हाथ में लेकर पहली बार किसी को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा देता है, तो ये स्थिति भी इतनी असाधारण मानी गई है कि संविधान सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खोल देता है। अच्छा, इसमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? जी नहीं, यहाँ भी हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो संक्षेप में कहें तो अगर हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दी, उपखंड ए, हाँ, या फिर मामला सीधे अपने पास मंगाकर खुद सुनवाई करके मौत की सजा दी, जी, दोनों ही सूरतों में अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। एकदम सही। ये दो रास्ते सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जब दांव पर सीधे जिंदगी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है जो अनुच्छेद 134(1) के उपखंड सी में दिया गया है, और यहाँ
यहाँ बात सिर्फ मौत की सजा तक सीमित नहीं रहती, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल। उपखंड सी का दायरा ज्यादा व्यापक है। ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे, मतलब एक सर्टिफिकेट जारी कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है, फिट फॉर अपील। हाँ, अ फिट वन फॉर अपील, तो भी अपील की जा सकती है। ये उन मामलों के दरवाजे खोलता है जहां शायद मौत की सजा ना दी गई हो। अच्छा। हो सकता है आजीवन कारावास हो या कोई और लंबी सजा, लेकिन मामले में कानून का कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल छिपा हो जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी, मतलब पूरे देश के लिए जरूरी है। नजर पड़नी चाहिए इस पर। तो ये सर्टिफिकेट एक तरह से हाई कोर्ट का रेफरल लेटर हुआ, ये कहते हुए कि ये मामला खास है, इसे ऊपर भेजा जाना चाहिए। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ये फिट फॉर अपील या अपील के लायक होने का मतलब क्या है? इसे कौन तय करता है? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, यही इस प्रावधान का आप कह सकती हैं क्रक्स है। ये तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को ही दिया गया है। अच्छा, हाईकोर्ट को? जी, हाईकोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये देखता है कि क्या मामले में कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कानून का कोई बड़ा या महत्वपूर्ण सवाल शामिल है, या क्या कोई ऐसा सिद्धांत दांव पर है जिसका असर भविष्य के कई मामलों पर पड़ सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी है। क्या शर्त? शर्त ये कि ऐसी अपील जो सर्टिफिकेट पर आधारित हो वो अनुच्छेद 145 क 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सर्टिफिकेट प्रक्रिया एक बहुत जरूरी काम करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आने वाले मुकदमों के बोझ को कंट्रोल करती है। हाँ, ये तो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। उसका काम हर मामले की दोबारा सुनवाई करना नहीं है, बल्कि कानून की व्याख्या करना और राष्ट्रीय महत्व के मामलों को देखना है। सही। तो ये सर्टिफिकेट सिस्टम एक तरह से फिल्टर का काम करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वही मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचें जिन्हें हाई कोर्ट, जिसने खुद मामले को सुना है, वास्तव में अपील के योग्य समझता है। एक तरह का गेटकीपर। जी, इससे सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय और संसाधन बचते हैं और वो उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है जिनका असर व्यापक होता है। ये बात तो समझ आती है। एक तरह से ये क्वालिटी कंट्रोल जैसा है, कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे है? क्या इसके लिए कोई अर्जी देनी पड़ती है या हाईकोर्ट खुद ही दे देता है? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 134A का रोल आता है ना? जी हाँ, अनुच्छेद 134A इसी पहेली को सुलझाता है। ये अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील, 133 सिविल मामलों में अपील और 134 1C आपराधिक मामलों में अपील, तीनों के तहत दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की प्रक्रिया बताता है। अच्छा, तीनों के लिए सेम प्रोसेस? प्रक्रिया एक ही अनुच्छेद में दी है। 134A कहता है कि हाई कोर्ट को ये तय करना होता है कि सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए या नहीं, और ये फैसला उसे अपना मुख्य निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या सजा सुनाने के तुरंत बाद करना होता है। तुरंत बाद? इसका मतलब क्या हुआ? फैसले वाले दिन ही, एकदम उसी वक्त? हाँ, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यही है। कानून यही कहता है। इसे तय करने के दो तरीके बताए गए हैं। दो तरीके? जी, पहला तरीका है खंड ए के तहत हाई कोर्ट अपनी मर्जी से, यानी सुओ मोटो, खुद की पहल पर, अगर उसे लगता है कि मामला सर्टिफिकेट देने लायक है तो वो खुद ही इसका निर्णय ले सकता है। अच्छा, बिना किसी के मांगे? जी, उसे किसी के कहने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका है खंड बी के तहत, अगर जो पक्ष अपील करना चाहता है, यानी अग्रीव्ड पार्टी या उसकी तरफ से वकील, वो फैसला, आदेश या सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद मौखिक रूप से, यानी वर्बली आवेदन करता है, तो हाई कोर्ट को उस आवेदन पर विचार करना होगा। मौखिक रूप से वहीं कोर्ट में? जी हाँ, और हाई कोर्ट को ये तय करना होगा कि सर्टिफिकेट देना है या नहीं, और ये निर्धारण यथाशीघ्र, as soon as में भी करना होगा। ये तुरंत बाद मौखिक आवेदन वाली बात तो ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। मतलब जिस वक्त फैसला सुनाया गया है, शायद कोर्ट रूम में ही, हाँ, उसी वक्त वकील को खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए तो बहुत तैयारी और फुर्ती चाहिए होगी, खासकर अगर फैसला उम्मीद के विपरीत आया हो। ये तुरंत बाद शब्द प्रक्रिया की तत्कालिकता, इमीडिएटली को दिखाता है। हाँ, और इससे वाकई एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक सवाल उठता है कि क्या वकील और उनके मुवक्किल हमेशा इस तरह की फौरी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं? मुश्किल लगता है।
फैसले सुनना अपने आप में एक तनावपूर्ण क्षण होता है। उस वक्त तुरंत ये विश्लेषण करना कि क्या मामला सर्टिफिकेट के कानूनी मानदंडों को पूरा करता है और फिर औपचारिक रूप से मौखिक आवेदन करना, यह आसान नहीं है। इस प्रावधान का उद्देश्य शायद ये सुनिश्चित करना है कि सर्टिफिकेट का सवाल तभी उठे जब मामला जजों के जहन में ताज़ा हो, लेकिन ये प्रभावित पक्ष पर एक दबाव भी डालता है कि वो मौके पर ही पूरी तरह चौकस और तैयार रहें। सही कहा। तो हमने अनुच्छेद 134(1) के तहत अपील के 3 रास्ते देखे, 2 मौत की सजा से जुड़े A और B, और तीसरा हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट पर आधारित C, जी, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 134A में है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है जिसका जिक्र अनुच्छेद 134 के खंड 2 में मिलता है। हाँ, खंड 2 ये संसद की भूमिका के बारे में है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 134(2) एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है। ये संविधान द्वारा संसद को दी गई एक शक्ति है। अच्छा। ये प्रावधान कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आपराधिक फैसलों के खिलाफ अपील सुनने की और भी शक्तियां प्रदान कर सकती है। और भी शक्तियां? मतलब जो हैं उनके अलावा? जी, मतलब जो अधिकार अनुच्छेद 134(1) में दिए गए हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वे न्यूनतम आधार हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने जो दरवाजे खोले हैं, संसद चाहे तो उनमें कुछ और खिड़कियां या दरवाजे जोड़ सकती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये अच्छा तरीका है समझने का। अगर संसद को लगता है कि समय के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जहां कुछ और तरह के आपराधिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा जरूरी है, जो मौजूदा 134(1) के दायरे में नहीं आते, तो संसद कानून पास करके ऐसा कर सकती है। जैसे कि कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए हो सकता है संसद तय करे कि किसी खास तरह के अपराध में अगर 10 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो भी अपील का अधिकार होगा। अभी ऐसा सीधा प्रावधान नहीं है। अच्छा। हालांकि ये जरूरी है कि संसद जब भी ऐसी कोई अतिरिक्त शक्ति देगी तो उसे उसी कानून में उसकी शर्तें और सीमाएं भी तय करनी होंगी। हाँ, ये नहीं कि बस कह दिया और हो गया। जी, संसद असीमित शक्ति नहीं दे सकती, उसे दायरा परिभाषित करना होगा। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, इसका मतलब यह है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार का एक मूल ढांचा तो अनुच्छेद 134(1) में दे दिया, खासकर सबसे गंभीर मामलों के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही भविष्य की जरूरतों, समाज के बदलते मूल्यों और अपराध के नए आयामों को ध्यान में रखते हुए संविधान ने संसद को ये लचीलापन भी दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर इस दायरे को और बढ़ा सके। जी, ये हमारी व्यवस्था को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो भविष्य की जरूरतों के लिए भी गुंजाइश रखता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें संक्षेप में दोहरा लेते? हाँ, जरूर। आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य रूप से 3 संवैधानिक रास्ते। अनुच्छेद 134(1) हमें बताता है। पहला, जब हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दी हो, यहाँ अधिकार स्वतः है। जी। दूसरा, जब हाई कोर्ट ने मामला खुद अपने पास मंगाकर सुनवाई की हो और मौत की सजा दी हो, यहाँ भी अधिकार स्वतः है। सही। और तीसरा, जब हाई कोर्ट खुद ये प्रमाणित करे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है, इसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ, और इस सर्टिफिकेट को पाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 134(a) में दी गई है, जिसमें वो तुरंत बाद वाली बात है, या तो हाईकोर्ट खुद पहल करे या प्रभावित पक्ष फैसला सुनते ही तुरंत मौखिक अर्जी दे। बिल्कुल। और हाँ, हमने ये भी जाना कि अनुच्छेद 134(2) के जरिए संसद के पास ये ताकत है कि वो भविष्य में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अपील सुनने की शक्तियों का दायरा और बढ़ा सकती है, अपनी तय शर्तों के साथ। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये तो हुई नियमों की बात। हाँ, नियमों की बात तो हो गई, लेकिन जाते जाते एक सवाल, एक विचार मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। संविधान ने ये रास्ते तो बना दिए जो काफी हद तक मौत की सजा या हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट पर टिके हैं, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा आपराधिक मामला हो जिसमें मौत की सजा तो ना हो, लेकिन कानून का कोई बहुत ही पेचीदा या नया सवाल शामिल हो जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता हो? हाँ, ऐसा तो हो सकता है। और मान लीजिए हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे किसी भी कारण से, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट की नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वे इन तयशुदा, इन सख्त खांचों में फिट नहीं बैठते? ये तो सोचने वाली बात है। ये जो व्यवस्था है, जो स्पष्टता और गंभीरता, खासकर मौत की सजा पर जोर देती है
क्या ये कभी कभी कानून के विकास या न्याय के व्यापक सिद्धांतों के साथ संतुलन बनाने में चूक सकती है? मतलब कि क्या ये सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड है कुछ मामलों के लिए? हाँ, यही सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि इन स्थापित मार्गों के अलावा क्या न्याय सुनिश्चित करने और कानून को विकसित करने के लिए किसी और रास्ते या शायद किसी और तरह के लचीलेपन की भी जरूरत है या नहीं हमारी व्यवस्था में? वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। आपने वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।